ओके गाइज, विद्युत फ्लक्स स्टार्ट करते हैं। इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले वो समझेंगे हम डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद में हम इसके एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम विद्युत फ्लक्स के बारे में। किसी भी आवेश के चारों ओर किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उससे कुछ लाइन्स निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो किसी भी यूनिट एरिया से किसी चार्ज के कारण किसी भी यूनिट एरिया से किसी भी एकांक क्षेत्रफल से, जैसे आपने जो है 1 मीटर स्क्वायर का कोई भी क्यूब ले लिया, तो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपका ये क्यूब रखा हुआ है ये से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इधर से आएगी ये और इधर निकल जाएगी ये, तो जितनी रेखाएं निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं 1 मीटर स्क्वायर के एरिया से, वो आपका विद्युत फ्लक्स होता है। आई होप आप जो है समझ पाए होंगे, नहीं तो आगे क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपका जो है एरियाज़ का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तीव्रता का बहुत फर्क पड़ता है। अब किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स की तीव्रता पर माप देती है। तीव्रता कैसे माप देती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होगा तो उसकी रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं जो उसकी पास पास होगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है अगर पास पास होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मजबूत अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी लाइन पास पास है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो क्या करूँगा मैं, जैसे ये आपने एक क्यू लिया है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, तो इसमें आप जो है पास पास अगर रेखाएँ हैं तो ये 4 रेखाएँ आएगी, ये परपेंडिकुलर निकल रही है इसके परपेंडिकुलर। ऐसे ही मैंने एक क्यूबोल लिया, ये सेम एरियाज़ का है, सेम एरिया का है, छोटा बड़ा नज़र आ रहा है आपको लेकिन सेम एरिया का है। तो अगर इसका जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसका वीक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब अगर कमज़ोर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसमें केवल 2 रेखाएँ परपेंडिकुलर जाएगी, परपेंडिकुलर, या 3 रेखाएँ। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्या सर, कोई भी यूनिट एरिया, जैसे आपने यूनिट एरिया लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर निकली है विद्युत बल रेखाएं। इसका अगर मान लो मैंने एरिया ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका फ्लक्स क्या होगा, जैसे इससे अगर 2 जो है विद्युत बल रेखाएं निकल रही, तो इसका फ्लक्स आ जाएगा, इसको फ्लक्स को हम जो है फाई से डिनोट करते हैं, तो इसका फ्लक्स आ जाएगा 2। ऐसे ही मैं आगे बात करता हूँ, तो कोई भी एरिया ले लिया मैंने, जैसे ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लिया, इससे अगर परपेंडिकुलर का मतलब इधर से आएगी और इधर निकल जाएगी है, इससे अगर निकल रही है 3 रेखाएं या 4 रेखाएं निकल रही है, 4 रेखाएं निकल रही है, तो इसका फ्लक्स क्या आएगा, 4 आएगा। ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई किस बॉडी से निकलेगी, लेकिन ये डिपेंड करता है, हमेशा डिपेंड करेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के ऊपर। उसका जो फेस होगा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जो है ये निकलेगा, तभी जाके आपका फ्लक्स को हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन फ्लक्स निकला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्लक्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज, इतना सा बेसिक नॉलेज तो पता चला होगा, फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन से निकलेगा, आपको यह पता चला होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्युत फ्लक्स द्वारा किसी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापा जा सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत बल जो है ज़्यादा होगा, या विद्युत बल रेखाएं जितनी पास पास होगी, तो हम आपका फ्लक्स भी जो है वो ज़्यादा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम जो है विद्युत फ्लक्स को माप सकते हैं, या विद्युत फ्लक्स से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को माप सकते हैं, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है सर, ये तो होगी आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात। जैसे ये एक मैंने ले लिया ये, ठीक है। अब क्या बताया उसने, फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, इधर जा रहा है, ये इसका जो है ये ऐसे ऊपर की साइड है, ये ओपन पूरा सर्किल टाइप है, ये जो आपका फेस है, फेस कह दो या चक्ति कह दो, कुछ भी कह दो। जैसे आपको मैंने बताया था, अभी ये वाला बनाया था ना आपको क्यूब, ऐसे ही मैंने एक सर्किल लिया और सर्किल बनाया, तो इसका एक मुंह तो ऊपर की साइड आ गया, एक मुंह इसे ये, तो इसका ओपन मुंह ऊपर की साइड है और नीचे वाला पीछे का मुंह है, वो आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आएगा तो ये चक्ति के ऊपर इधर जाएगा। अब चक्ति के ऊपर जाएगा तो चक्ति के समांतर है, ये चक्ति के समांतर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ क्या हो जाएगा, 0। जैसा कि मैंने बताया था आपको अभी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, मतलब अगर ये नीचे से घुसेगा यहाँ से, ये
ऊपर निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ से नीचे से गया ऊपर, ये 2 निकल गई, ऐसे यहाँ से गया ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, ये 3। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं अगर आपकी ऐसे ऐसे जा रही है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स आपका जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और भी समझते हैं हम। इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या आपकी बेसिक नॉलेज। उसके बाद में बात ये भी होती है कि सर ये तो आप बता रहे हो परपेंडिकुलर की, क्या कोई अगर डायरेक्शन में या कोई भी इस किसी भी एंगल पे अगर आपकी विद्युत बल रेखाएं आएगी तो उसमें क्या फ्लक्स निकलेगा। उसका ये है सर, जैसे अभी आपकी मैंने ये एक ले लिया, पृष्ठ ले लिया, ठीक है, ये वही ऊपर से ओपन है। तो जैसे परपेंडिकुलर का बताया था मैंने आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ सर, आप कहोगे सर ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमेशा ये होता है फाई का जो होती है, यदि पृष्ठ कोई अभिलंबवत न रखकर किसी कोण पर अगर रखते हैं तो विद्युत फ्लक्स जो होता है हमेशा फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको अभी तक क्या समझ में आया है कि सर आपका तो फ्लक्स जो होता है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। जी सर, और एक फ्लक्स आपका डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर सर, वो डिपेंड कर रहा है एरियाज़ के ऊपर। ठीक है, अगर मैं 1 यूनिट एरिया का अगर फ्लक्स लूँगा तो वो भी 1 यूनिट एरिया का ही आएगा, फ्लक्स भी, सॉरी 1 यूनिट अगर एरिया लूँगा मैं, एकांक क्षेत्रफल लूँगा तो ये भी एकांक क्षेत्रफल ही आएगा। और मैं एरिया को जोड़ता जाऊँगा, जिससे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो पूरा यहाँ से निकल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो ये पूरा निकल गया, तो यहाँ से पूरा ये आ गया और ये आ गया आपका फाई, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक है, एक पेज और लिखे, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। और एक क्या होता है, जैसे किसी एंगल पे अगर हम जो करते हैं इसको, किसी भी एंगल पे रहता है, किसी एंगल पे होने के बाद में आपका फ्लक्स जो आएगा वो हमेशा वो आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। अब डॉट प्रोडक्ट की बात आएगी तो हम इसको आगे अगर डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आपका आता है कोस थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो एंगल होगा, वो थीटा जो एंगल होगा, एक तो होगा आपका थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत बल रेखाओं के, और ये होगा आपका परपेंडिकुलर एरिया की, मतलब परपेंडिकुलर एरिया की लाइन के और इलेक्ट्रिक फील्ड बल रेखाओं के बीच में कितना एंगल है वो आपका थीटा होगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, आप कहते हो जैसे सर ये कोई भी आपका पृष्ठ आ गया, ये वाला कोई पृष्ठ है सर, और इस पृष्ठ में अगर मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसी कोई डायरेक्शन में, तो मैं कहता हूँ सर परपेंडिकुलर तो नीचे से ऊपर जा रहा है, परपेंडिकुलर तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मैं रफ लाइन मान लेता हूँ, जैसे ये परपेंडिकुलर की लाइन होगी ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर की लाइन होगी, और मैं कहता हूँ सर ये ऐसे आपकी हॉरिजॉन्टल से ये जो है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 30 का एंगल बनाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि हमेशा ये वाला एंगल जो होगा, हमेशा ये कोस थीटा आएगा, जैसे कोस थीटा, ये वाला एंगल जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, और इस शक्ति के या किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर, तो क्षेत्रफल तो ये आ गया परपेंडिकुलर, नीचे से जाएगा और ऊपर जाएगा, तो 30 डिग्री का एंगल अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा सर ई एस कह दो या ए कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो और ए भी ले सकते हो, ये सरफेस एरिया कह दो या एरिया कह दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ई एस कह देता हूँ मैं, एस लिख देता हूँ यहाँ पे, ई एस कोस 60 आएगा। ठीक है, कोस 60 आएगा, 60 की वैल्यू आप रख देना, ई की वैल्यू आपको दे देगा वो। और जब यहाँ पे सर्कुलर है आपका कोई बॉडी, अगर सर्कुलर है, सर्कुलर तो क्या आएगा, सर्कुलर का एरिया लिख दो आप, सर्कुलर का एरिया क्या आएगा सर, सर्कुलर का एरिया लिख दो, जैसे क्या जरूर सर्कुलर का एरिया पाई स्क्वायर होता है, तो क्या आएगा उसका फ्लक्स आएगा सर, सर्कुलर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई हो गया आपका, एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा सर्कुलर का पाई आर स्क्वायर, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स
जब किसी एंगल पर निकलेगा, जिस एंगल पर निकल रहा था ये और परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल आया तो आपका ये आ जाएगा फ्लक्स। ऐसे ही मैं लेता हूँ, जिससे आगे चलता हूँ। अब आपके दिमाग में ये चलेगा सर ऐसा क्यों नहीं होगा, जैसे आपकी चकती, वही चकती ले ली मैंने, चकती का ऊपर फेस खुला हुआ है, नीचे का फेस जो है नीचे से ऊपर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमें इसमें ऊपर की तरफ है। अगर मैं चकती को ऐसे लेता तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाती, या फिर इधर से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता तो ये इधर से तरफ हो जाती, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर वाली चकती ली, जैसे ये ऊपर वाली चकती ली, अब आपके दिमाग में ये चलेगा अब जैसे ये हो गया जीरो कैसे ले लिया सर आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जीरो कैसे ले लिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे मैं मान रहा हूँ आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो ये वाला डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लूँगा मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये इस डायरेक्शन में लूँगा आपका, तो फ्लक्स इस एरिया में आएगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस कोस क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये इधर आ रहा है और फ्लक्स ऊपर जा, सॉरी एरिया ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री का, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपका फ्लक्स आ जाएगा 0। एक केस ये हो गया। आगे चलते हैं, मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 1 हो जाएगा, यहाँ से 90 की वैल्यू 1 हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये पढ़ लेना, उसके बाद में आगे चलते हैं। एक ये भी देखना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो है यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हमेशा क्या आएगी, जब जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिया था मैंने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डॉट प्रोडक्ट होता है किस किस का, ई का और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है, और जो डॉट प्रोडक्ट में जो निकलता है, डॉट प्रोडक्ट से हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, स्केलर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट से हमेशा स्केलर क्वांटिटी आती है तो स्केलर हो जाएगा। इसकी मात्रा की यूनिट की बात आएगी तो क्या आएगा, न्यूटन, इसका मात्रक क्या आएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में और भी केस देख लेना आप। अब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं किसी एक एरिया से परपेंडिकुलर से गुजर रही है तो वही फ्लक्स है आपका, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। जैसे आपका ये एक यूनिट एरिया हो गया, अब एक यूनिट एरिया से अगर मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ज़्यादा रेखाएं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी। अब यहाँ से पाँच लाइन निकल रही है तो फ्लक्स हो जाएगा 5, और अगर वीक इस आपका विद्युत बल रेखाएं, अगर आपका विद्युत क्षेत्र जो है आपका अगर वीक है, कमज़ोर है, तो इससे 2 या 3 या 1 परपेंडिकुलर, 1 गुजरी 2 गुजरी तो ये हो जाएगा आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे मैं आपसे कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी माप सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से है हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी माप सकते हैं। तो ये तो ये आपका फ्लक्स। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, और उसके बाद में आपका एक गाउस लॉ का एक नियम और बचेगा। गाउस लॉ के बाद में आपका जो है पूरा हो जाएगा, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे।